नमस्ते। आज हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, लगभग 1500 साल पहले। प्राचीन भारत के एक ऐसे महान विचारक के पास जिनकी खोजों ने, आप कह सकते हैं, गणित और खगोल विज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। नाम है आर्यभट्ट। बिल्कुल। आर्यभट्ट, हाँ, एक ऐसा नाम जो मतलब भारतीय विज्ञान के उस स्वर्ण युग का प्रतीक है। 476 ईस्वी में जन्म हुआ, गुप्त साम्राज्य का समय था वो। और उनका काम, हाँ, ज्ञान की एक ऐसी मशाल की तरह था जिसने सदियों तक रास्ता दिखाया। हमारे पास जो जानकारी है, जैसे विकिपीडिया और कुछ और लेखों से, वो उनके जीवन और काम की एक झलक सी देती है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से ज़रूरी और दिलचस्प बातें निकालें और समझें कि आर्यभट्ट का असर इतना गहरा और स्थायी क्यों रहा। हाँ, और ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि कैसे उन्होंने उस समय की कई जो स्थापित मान्यताएं थीं, उनको चुनौती दी, सिर्फ अवलोकन और गणित के दम पर। ये सिर्फ तथ्य नहीं थे, बल्कि सोचने का एक नया तरीका था, एक तरह से। तो चलिए शुरुआत उनके नाम से ही करते हैं। अक्सर हम देखते हैं आर्यभट्ट लिखा होता है अंत में ट के साथ। क्या ये सही है? हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। लगभग जितने भी प्राचीन खगोलीय ग्रंथ हैं, और यहाँ तक कि उनके काम पर जिन्होंने टीकाएं लिखी, जैसे ब्रह्मगुप्त ने, उन्होंने 100 से ज्यादा बार उनका नाम आर्यभट्ट ही लिखा है, अंत में सिर्फ ट के साथ। छोटी सी बात लगती है, पर हाँ, सही नाम का इस्तेमाल जरूरी है। अच्छा, और उनके समय के बारे में हमें कैसे पता चलता है? मतलब ये 476 ईस्वी वाली बात। हाँ, ये उन्होंने खुद अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में बताया है। उन्होंने लिखा कि जब कलयुग के 3600 वर्ष बीत चुके थे, तब वो 23 साल के थे। तो ये गणना करने पर 499 ईस्वी का समय आता है, जिससे उनके जन्म का साल 476 ईस्वी, हाँ, वो तय होता है। और मृत्यु लगभग 550 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। उनके जन्म स्थान को लेकर थोड़ी अनिश्चितता सी है ना? वो खुद को कुसुमपुर, यानी आज का जो पटना है, वहां का बताते हैं। हाँ, पाटलिपुत्र या कुसुमपुर कहें, वो उनकी कर्मभूमि तो थी ही, ये पक्का है। वहीं उन्होंने शिक्षा पाई और शायद काम भी किया। लेकिन हाँ, उनके एक प्रमुख शिष्य थे भास्कर प्रथम, वो उन्हें अश्मकीय कहते हैं। अश्मकीय? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अश्मक प्रदेश का निवासी। अब ये अश्मक प्रदेश जो था, वो नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच मध्य भारत में कहीं था। तो एक ये भी संभावना है कि उनका मूल स्थान वहां हो। और केरल से भी जोड़ने की कोशिश हुई है। हाँ, कुछ आधुनिक विद्वानों का ये अनुमान है, क्योंकि अश्मक का एक मतलब पत्थर भी होता है, और केरल में कोडुंगलूर का पुराना नाम कुछ ऐसा ही था शायद। और ये भी कि आर्यभट्टीय पर कई टीकाएं केरल से आई बाद में। लेकिन इसके खिलाफ भी तर्क हैं, जैसे कि टीकाएं तो बाहर से भी आईं, और आर्यभट्ट का एक दूसरा ग्रंथ था आर्य सिद्धांत, वो केरल में ज्यादा प्रचलित नहीं था। तो कुल मिलाकर पाटलिपुत्र ही उनके काम और शायद रहने का सबसे पुख्ता केंद्र लगता है। अच्छा, क्या उनका नालंदा विश्वविद्यालय से भी कोई संबंध था? वो भी तो पाटलिपुत्र के पास ही था, और सुना है वहां खगोलीय वेधशाला भी थी। ये एक दिलचस्प अटकल है। और देखिए, संभव तो है कि वे वहां गए हों या किसी तरह जुड़े हों। कुछ लोग ऐसा मानते भी हैं कि वे कुसुमपुर में किसी संस्थान के प्रमुख थे, और शायद नालंदा के भी। लेकिन इसका कोई सीधा लिखित प्रमाण मतलब आर्यभट्ट के समय का मिलता नहीं है। उन्होंने खुद नालंदा का जिक्र नहीं किया है। और तारेगना वाली बात बिहार में? हाँ, तारेगना में उनके द्वारा वेधशाला स्थापित करने की बात भी कही जाती है, पर उसके भी पुख्ता सबूत थोड़े कम हैं। मतलब ये बातें हैं, पर निश्चित तौर पर कहना मुश्किल है। चलिए अब उनके काम पर आते हैं, जिसने असल में उन्हें अमर बनाया। सबसे पहले आर्यभट्टीय। बिल्कुल, आर्यभट्टीय, हाँ, ये उनका एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो आज हमें पूरा का पूरा मिलता है। ये गणित और खगोल विज्ञान का एक अद्भुत संग्रह है, एक सार संग्रह कह सकते हैं। वैसे ये नाम बाद के लोगों ने दिया। आर्यभट्ट ने शायद इसे कोई नाम नहीं दिया था। भास्कर प्रथम इसे अश्मक तंत्र कहते हैं। अश्मक तंत्र यानी आर्यभट्ट का ग्रंथ? हाँ बिल्कुल, अश्मक मतलब आर्यभट्ट। सुना है ये बहुत ही संक्षिप्त शैली में लिखा गया है, मतलब कम शब्दों में ज्यादा बात। हाँ, बहुत संक्षिप्त। केवल 108 छंद हैं इसमें, जिन्हें सूत्र कहते हैं। और हर सूत्र में ज्ञान का जैसे एक बड़ा हिस्सा समाया हुआ है। याद रखने के लिए तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन इसका पूरा मतलब समझने के लिए हमें अक्सर बाद के जो भाष्यकार हुए, जैसे भास्कर प्रथम या फिर 15वीं सदी के नीलकंठ सोमयाजी, उनकी मदद लेनी पड़ती है। अच्छा, तो ये 108 छंद 4 हिस्सों में बटे हैं, है ना? 4 पाद। हाँ बिल्कुल, 4 पाद या अध्याय कह लीजिए। तो इन 4 हिस्सों में क्या क्या है, थोड़ा बताएंगे? पहला है गीतिका पाद।
इसमें समय की बहुत बड़ी बड़ी इकाइयां हैं। कल्प, मनवंतर, युग। ब्रह्मांड का एक उनका अपना मॉडल है और जा यानी साइन की एक तालिका दी गई है। ये त्रिकोणमिति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ओके, और दूसरा? दूसरा है गणितपाद। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें गणित है। क्षेत्रफल निकालना, अंक गणितीय और ज्यामितीय श्रेणियां, नंबर सीरीज, अनुपात और हाँ, सबसे दिलचस्प चीज, समीकरणों को हल करना। इसमें वो कुट्टक विधि भी शामिल है। कुट्टक, ये क्या है? ये नाम तो बड़ा अजीब सा है। हाँ, कुट्टक। इसका मतलब होता है जैसे पीसना या छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ये एक खास तरह के समीकरण हल करने की विधि थी, जिन्हें अनिश्चित समीकरण कहते हैं। मतलब ऐसे समीकरण जिनमें एक से ज्यादा अज्ञात राशियां हों और उनका हल हमें पूर्णांकों में यानी होल नंबर्स में चाहिए हो, जैसे ax + by = c टाइप के। अच्छा, तो ये मुश्किल समीकरण हल करने का तरीका था। बिल्कुल। और आर्यभट्ट की ये विधि इतनी प्रभावशाली थी कि कुछ समय तक भारत में बीज गणित को कुट्टक गणित ही कहने लगे थे लोग। ये असल में अगर आज की भाषा में कहें तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम का ही एक रूप है। उस समय के लिए बहुत ही उन्नत चीज थी। कमाल है। और बाकी दो पाद कौन से थे? तीसरा है काल क्रियापाद। काल मतलब समय, क्रिया मतलब गणना। तो इसमें समय मापने की छोटी इकाइयां, किसी खास दिन ग्रहों की स्थिति कैसे पता करें, पंचांग से जुड़ी गणनाएं जैसे अधिक मास कब आएगा, क्षय तिथि क्या है, और हाँ, सप्ताह के 7 दिनों का जिक्र भी है इसमें, उनके नामों के साथ। अच्छा, सप्ताह के दिन भी। और चौथा? चौथा और आखिरी है गोलपाद। गोल यानी गोला, आकाशीय गोला। इसमें खगोल विज्ञान की बातें हैं, आकाशीय गोले के ज्यामितीय और त्रिकोणमितीय पहलू, पृथ्वी का आकार कैसा है, दिन रात क्यों होते हैं, ग्रह कैसे चलते हैं, ये सब चीजें। और इसी गोलपाद में वो मशहूर बात भी है, गति की सापेक्षता वाली, है ना? नाव वाला उदाहरण। हाँ हाँ बिल्कुल, वो अद्भुत उदाहरण। जैसे नाव में बैठा व्यक्ति किनारे की स्थिर चीजों को पीछे जाता देखता है, वैसे ही पृथ्वी पर लंका यानी भूमध्य रेखा पर खड़े लोग स्थिर तारों को पश्चिम की ओर जाते हुए देखते हैं। ये साफ तौर पर इशारा है कि भाई तारे नहीं घूम रहे, पृथ्वी घूम रही है। ये उस जमाने के हिसाब से तो मतलब एक क्रांतिकारी विचार था। बिल्कुल। अच्छा, आर्यभट्ट के अलावा भी उनका कोई काम था? आपने शुरू में आर्य सिद्धांत का जिक्र किया था शायद। हाँ, किया था। आर्य सिद्धांत नाम का एक और ग्रंथ था उनका, लेकिन दुर्भाग्य से वो अब पूरा मिलता नहीं है, खो गया है। हमें उसके बारे में पता चलता है बाद के खगोलविदों के लेखन से, जैसे वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम। इन लोगों ने उसका जिक्र किया है। तो वो किस बारे में था? आर्यभट्ट से अलग कैसे था? ऐसा लगता है कि वो खगोलीय गणनाओं पर ज्यादा केंद्रित था, मतलब प्रैक्टिकल एस्ट्रोनॉमी पर, और शायद पुराने सूर्य सिद्धांत पर आधारित था। एक बड़ा फर्क ये था कि इसमें दिन की गणना मध्यरात्रि से की जाती थी, जबकि आर्यभट्टीय में सूर्योदय से। और इसमें यंत्रों का भी वर्णन था ना? हाँ बिल्कुल, कई तरह के खगोलीय उपकरणों का जिक्र मिलता है उसमें, जैसे शंकु यंत्र जो एक तरह की धूप घड़ी होती है, छाया यंत्र, कोण नापने के लिए धनुर यंत्र या चक्र यंत्र, यष्टि यंत्र, और पानी से चलने वाली घड़ियां भी। इससे पता चलता है कि आर्यभट्ट सिर्फ सिद्धांतों पर ही काम नहीं करते थे, बल्कि प्रैक्टिकल एस्ट्रोनॉमर भी थे, यंत्र बनाते और इस्तेमाल करते थे। चलिए, अब थोड़ा गणित में उनके योगदान पर और गहराई से बात करते हैं। शून्य और स्थानीय मान प्रणाली यानी प्लेस वैल्यू सिस्टम, इसमें उनका क्या रोल था? देखिए, स्थानीय मान प्रणाली मतलब किसी अंक का मान उसके स्थान पर निर्भर करता है। जैसे 52 में 5 का मान 50 है और 2 का 2। ये भारत में आर्यभट्ट से पहले भी मौजूद थी। इसके संकेत मिलते हैं, जैसे बख्शाली पांडुलिपि में। आर्यभट्ट के काम में ये प्रणाली बहुत स्पष्ट रूप से इस्तेमाल हुई है। लेकिन उन्होंने शून्य के लिए कोई चिन्ह इस्तेमाल नहीं किया था। नहीं, उन्होंने शून्य के लिए कोई खास सिंबल इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फ्रांसीसी गणितज्ञ हुए हैं जॉर्जेस इफ्रा। उनका तर्क है कि शून्य की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो उनके सिस्टम में मौजूद था, 10 की घातों के लिए एक स्थान धारक यानी प्लेस होल्डर के रूप में। मतलब जगह खाली छोड़ देना या किसी और तरीके से दिखाना कि यहाँ कुछ नहीं है, पर यह स्थान महत्वपूर्ण है। पर उन्होंने अंक लिखने के लिए अक्षरों का प्रयोग किया था, है ना? अंकों की जगह अक्षर। हाँ, ये उस समय की संस्कृत परंपरा थी, वैदिक काल से चली आ रही थी। उन्होंने संख्याओं को दर्शाने के लिए वर्णमाला के अक्षरों का इस्तेमाल किया। ये खासकर बड़ी संख्याओं या जैसे कोई तालिका है उसे याद रखने लायक बनाने में मदद करता था। जैसे उन्होंने ज्या साइन की तालिका को इसी तरह अक्षरों में लिखा था। और पाई का मान, ये तो मतलब
वाकई चौंकाने वाला है। हाँ, ये गणितपात के 10वें छंद में आता है। वे एक तरीका बताते हैं। 100 में 4 जोड़ो, 8 से गुणा करो, फिर 62,000 जोड़ो। इससे 20,000 व्यास वाले वृत्त की परिधि का पता चल जाएगा। अच्छा, अगर इसे हल करें तो 100 + 4 हुआ 104, उसे 8 से गुणा किया तो 832, और फिर उसमें 62,000 जोड़ा तो ये हो गया 62,832। ये परिधि हुई 20,000 व्यास वाले वृत्त की। बिल्कुल। अब पाई क्या होता है? परिधि बटे व्यास। तो पाई बराबर 62,832, 20,000 बराबर 3.1416। 3.1416। आज हम जानते हैं कि पाई लगभग 3.14159 होता है। मतलब 5वीं सदी में दशमलव के 4 स्थानों तक इतनी सटीक था। ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, बिल्कुल अविश्वसनीय है। और यही नहीं, उन्होंने इस मान के साथ आसन्न शब्द का प्रयोग किया। आसन्न मतलब निकट या लगभग। अब कुछ विद्वान मानते हैं कि ये शब्द सिर्फ ये नहीं बताता कि ये मान एक अंदाजा है, बल्कि शायद ये भी इशारा करता है कि वो ये समझते थे कि पाई का मान कभी भी पूरी तरह सटीक नहीं निकाला जा सकता, कि एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, मतलब उन्हें शायद ये पता था कि ये कभी खत्म नहीं होगा दशमलव के बाद। हाँ, ऐसी संभावना जताई जाती है। अगर ये सच है तो ये यूरोप में लैम्बर्ट द्वारा इसे साबित करने से लगभग 1200 साल पहले की बात है। ये बहुत ही गहरी समझ होती अगर ऐसा था। वाकई कमाल है। और त्रिकोणमिति में ज्या साइन की जो अवधारणा है वो भी उन्हीं की देन मानी जाती है। हाँ, मुख्य रूप से उन्होंने अर्धज्या यानी आधी जीवा, हाफ कोड की अवधारणा पर काम किया, जिसे बाद में बस ज्या कहा जाने लगा। ये आधुनिक त्रिकोणमिति की नींव बनी। और यहाँ एक बड़ी मजेदार कहानी भी है कि ये ज्या शब्द अंग्रेजी का साइन कैसे बन गया। अरे हाँ, कैसे, ये तो सुनना चाहेंगे। हुआ ये कि जब आर्यभट्ट के काम का अरबी में अनुवाद हुआ तो ज्या शब्द को अरबी लिपि में लिखा गया जिब्बा। अब अरबी में अक्सर स्वर नहीं लिखते, तो ये दिखने में जे भी जैसा हो गया। बाद के अरबी लेखक जो मूल संस्कृत नहीं जानते थे, उन्होंने इसे जयब पढ़ लिया। जयब का अरबी में मतलब होता है जेब, पॉकेट या कपड़े का मोड़। अच्छा, जा से जायब बन गया। हाँ, फिर 12वीं सदी में एक विद्वान थे जेरार्ड ऑफ क्रेमोना। वो अरबी से लैटिन में अनुवाद कर रहे थे। उन्होंने जयाब का लैटिन में मतलब ढूंढा और उसका समानार्थी शब्द साइनस इस्तेमाल किया। लैटिन में साइनस का मतलब होता है खाड़ी, मोड़ या वक्र। और इसी लैटिन साइनस से अंग्रेजी का शब्द साइन निकला। गजब, मतलब हमारी पूरी त्रिकोणमिति एक तरह से अनुवाद की एक गलत फहमी पर खड़ी है। वाह। उन्होंने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र भी दिया था। हाँ, दिया था। उन्होंने लिखा, त्रिभुज के लिए लंब, परपेंडिकुलर, और आधी भुजा, हाफ साइड, का गुणनफल क्षेत्रफल होता है। और बीजगणित में उन्होंने वर्गों और घनों की श्रृंखलाओं के योग के सूत्र भी दिए थे, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ... प्लस n² का योग क्या होगा, या 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस ... प्लस n क्यूब का योग क्या होगा। इसके बहुत सुंदर और सटीक सूत्र दिए। गणित में इतने कमाल के काम के बाद अब देखते हैं उन्होंने आसमान के रहस्यों को कैसे सुलझाया। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात तो यही लगती है कि उन्होंने कहा पृथ्वी घूमती है। निश्चित रूप से ये उनका शायद सबसे क्रांतिकारी विचार था। उस समय सब यही मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है, केंद्र में है, और पूरा आकाश, सूरज, चांद, तारे सब उसके चारों ओर घूम रहे हैं। आर्यभट्ट ने कहा, नहीं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और ये जो तारे हमें पश्चिम की ओर जाते दिखते हैं, ये सिर्फ एक आभास है, एक सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन है। ठीक वैसे ही जैसे नाव में चलने पर किनारे पीछे जाते दिखते हैं। और उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं, बल्कि इसकी गणना भी की, पृथ्वी के घूमने की गति। हाँ, और वो भी आश्चर्यजनक सटीकता से। उन्होंने पृथ्वी के नाक्षत्र घूर्णन यानी सिडेरियल रोटेशन का समय निकाला, मतलब स्थिर तारों के सापेक्ष पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है। उनकी गणना थी 23 घंटे 56 मिनट और 4.1 सेकंड। और आज का मान क्या है? आज का स्वीकृत मान है 23 घंटे 56 मिनट और 4.091 सेकंड। सोचिए, फर्क सिर्फ सेकंड के 100वें हिस्से से भी कम का, 5वीं सदी में। ये तो कमाल है, सच में। और साल की लंबाई के बारे में उनका क्या कहना था? उनका नाक्षत्र वर्ष का मान था 365 दिन 6 घंटे 12 मिनट और 30 सेकंड। आधुनिक मान से ये सिर्फ 3 मिनट 20 सेकंड ज्यादा है। ये सटीकता भी उस समय के हिसाब से, जब कोई टेलीस्कोप नहीं थे, कुछ नहीं था, ये असाधारण है। लेकिन सौर मंडल का उनका मॉडल कैसा था? मतलब ग्रहों की व्यवस्था कैसी बताई इन्होंने? क्या वो सूर्य केंद्रित था,
जैसा कभी कभी सुनने में आता है? नहीं, देखिए, उनका मॉडल मूल रूप से भू केंद्रित ही था। यानी पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य, चंद्रमा वो ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने ग्रहों की गति को समझाने के लिए एपीसाइकल्स का इस्तेमाल किया। मतलब ग्रह एक छोटे वृत्त पर चलते हैं और वो छोटा वृत्त एक बड़े वृत्त पर पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ये यूनानी परंपरा में भी था। तो ग्रहों का क्रम क्या बताया उन्होंने? उन्होंने क्रम बताया पृथ्वी से दूरी के हिसाब से। सबसे पास चंद्रमा, फिर बुध, शुक्र, फिर सूर्य, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि और सबसे बाहर स्थिर तारे। तो फिर ये सूर्य केंद्रित होने वाली बात क्यों आती है बार बार? हाँ, वो इसलिए आती है क्योंकि उनके मॉडल में ग्रहों की गति की गणना करते समय सूर्य की स्थिति का इस्तेमाल होता था। एक चीज होती है जिसे शीघ्र विसंगति कहते हैं, जो असल में ग्रह की सूर्य के सापेक्ष स्थिति से जुड़ी है। इस वजह से कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि शायद उनकी गणनाएं एक छिपे हुए या अंतर्निहित सूर्य केंद्रित मॉडल पर आधारित हैं, जहां ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। अच्छा, मतलब गणना का तरीका ऐसा था जिससे लगा कि शायद वो सूर्य को केंद्र मान रहे थे। हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन जो मॉडल उन्होंने साफ तौर पर प्रस्तुत किया है वो भू केंद्रित ही है। यह संभव है कि वो किसी पुराने यूनानी या किसी और सूर्य केंद्रित मॉडल से प्रभावित रहे हों, जिसके बारे में हमें आज पता नहीं, पर इसकी कोई ठोस सबूत नहीं है। तो आम सहमति यही है कि उनका सिस्टम भू केंद्रित ही था। समझ गई। एक और बहुत बड़ी बात, ग्रहण, इक्लिप्सिस। उन्होंने वो राहु केतु वाली कहानियों को तो बिल्कुल खारिज कर दिया था, है ना? बिल्कुल। ये उनका एक और बहुत ही साहसिक और वैज्ञानिक कदम था। उस समय आम मान्यता यही थी कि राहु और केतु नाम के राक्षस हैं जो सूर्य और चंद्रमा को निगल लेते हैं, जिससे ग्रहण लगता है। आर्यभट्ट ने इन पौराणिक कथाओं को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। तो उन्होंने क्या व्याख्या दी? उन्होंने एकदम वैज्ञानिक व्याख्या दी। पहले तो उन्होंने ये बताया कि चंद्रमा और ग्रह खुद नहीं चमकते, बल्कि सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ये भी अपने आप में उस समय के लिए एक बड़ी खोज थी। फिर उन्होंने समझाया कि ग्रहण किसी राक्षस के कारण नहीं, बल्कि छाया पड़ने से होते हैं। छाया? किसकी छाया? पृथ्वी की और चंद्रमा की। उन्होंने बताया कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा घूमते घूमते पृथ्वी की छाया में आ जाता है, और सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और उसकी छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य हमें ढका हुआ दिखता है। अरे वाह, मतलब एकदम सही लॉजिक। हाँ, और उन्होंने सिर्फ कारण ही नहीं बताया, बल्कि पृथ्वी की छाया कितनी बड़ी होती है, कितनी दूर तक जाती है, इसकी गणना भी की। और इसके आधार पर यह भी बताया कि ग्रहण कितने समय तक चलेगा और सूर्य या चंद्रमा का कितना हिस्सा ढकेगा। उनके ये तरीके इतने सटीक थे कि सदियों बाद तक इस्तेमाल होते रहे। हाँ, वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक वाली कहानी बड़ी दिलचस्प है, गुइलॉमे ले जेंटिल वाली। हाँ, बिल्कुल, गुइलॉमे ले जेंटिल। 1765 में वो भारत में थे, पांडिचेरी में। उन्होंने देखा कि वहाँ के भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट की विधि से चंद्रग्रहण की अवधि की जो गणना कर रहे थे, वो असल ग्रहण से सिर्फ 41 सेकंड कम थी, जबकि उनके अपने यूरोपियन चार्ट, जो उस समय यूरोप में सबसे आधुनिक माने जाते थे, उनसे गणना करने पर 68 सेकंड का फर्क आ रहा था, वो भी ज्यादा। मतलब आर्यभट्ट की गणना ज्यादा सटीक थी, 1200 साल बाद भी। हाँ, ये आर्यभट्ट की विधियों की सटीकता का एक जबरदस्त प्रमाण था। तो ये सब जानने के बाद अगर हम आर्यभट्ट की विरासत की बात करें, उनकी लेगेसी क्या है? 1500 साल बाद भी उनका महत्व क्यों है? देखिए, उनकी विरासत बहुत बड़ी और कई परतों वाली है। सबसे पहले तो उनका काम भारतीय खगोल विज्ञान और गणित की नींव बना। आर्यभट्टीय और आर्य सिद्धांत, भले ही वो खो गया है, ने आने वाली कई पीढ़ियों के भारतीय विद्वानों को रास्ता दिखाया, उन्हें प्रेरित किया। भास्कर प्रथम, ब्रह्मगुप्त, भास्कर द्वितीय, नीलकंठ सुम्याजी, ये सब आर्यभट्ट के काम पर ही आगे बढ़े। और भारत के बाहर उनका क्या प्रभाव रहा? उनका प्रभाव भारत तक ही सीमित नहीं रहा। जब 8वीं-9वीं सदी के आसपास उनके कामों का अरबी में अनुवाद हुआ, तो इसने इस्लामी स्वर्ण युग के विज्ञान पर बहुत गहरा असर डाला। महान विद्वान जैसे अल-ख्वारिज़मी, जिनके नाम से एल्गोरिदम शब्द आया, और अल-बिरूनी, इन सब ने आर्यभट्ट के काम का अध्ययन किया और उसका हवाला दिया। अल-बिरूनी ने तो यहाँ तक लिखा कि आर्यभट्ट के अनुयायी मानते थे कि पृथ्वी घूमती है। अच्छा, और त्रिकोणमिति जिसका जिक्र हमने किया था, वो साइन वाली कहानी? हाँ, उनकी साइन और कोजिया की अवधारणाएं और उनकी तालिकाओं ने आधुनिक त्रिकोणमिति के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये ज्ञान अरबी दुनिया से होता हुआ स्पेन के रास्ते यूरोप पहुंचा। वहां अल-जरकाली जैसे वैज्ञानिकों ने आर्यभट्ट की विधियों पर आधारित खगोलीय सारणियां बनाई। इनका लैटिन अनुवाद हुआ टोलेडो की सारणियां, टेबल्स ऑफ टोलेडो के नाम से, और वो सदियों तक यूरोप में सबसे सटीक मानी जाती रहीं। तो मतलब हमारे कैलेंडर और पंचांग पर भी उनका असर है? बिल्कुल।
भारत में आज भी जो हिंदू पंचांग बनते हैं उनमें आर्यभट्ट की गणना विधियों का किसी न किसी रूप में उपयोग होता है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि ईरान और अफगानिस्तान में आज भी जो राष्ट्रीय कैलेंडर इस्तेमाल होता है, जलाली कैलेंडर, उसकी नींव भी आर्यभट्ट की गणनाओं पर ही रखी गई थी। उसे 11वीं सदी में उमर खयाम जैसे विद्वानों ने तैयार किया था। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। और आधुनिक भारत ने उन्हें कैसे याद रखा है, कैसे सम्मान दिया है? हाँ, भारत ने उन्हें कई तरह से सम्मानित किया है। भारत का जो पहला उपग्रह सैटेलाइट 1975 में छोड़ा गया, उसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। हाँ, ये तो याद है। चंद्रमा पर एक क्रेटर गड्ढा है, उसका नाम भी उनके नाम पर है। पटना में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय है। नैनीताल के पास एक बहुत महत्वपूर्ण खगोल विज्ञान शोध संस्थान है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज यानी एरीज। एरीज, हाँ, सुना है। और यहाँ तक कि 2009 में ISRO के वैज्ञानिकों ने समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में एक नया बैक्टीरिया खोजा, तो उसका नाम भी बैसिलस आर्यभट्टाई रखा गया। क्या बात है, बैक्टीरिया का नाम भी? तो मतलब संक्षेप में कहें तो आर्यभट्ट सिर्फ एक प्राचीन गणितज्ञ या खगोल शास्त्री नहीं थे, वो एक तरह से एक वैज्ञानिक क्रांति के प्रतीक थे। शून्य की अवधारणा का व्यावहारिक उपयोग, पाए का वो आश्चर्यजनक सटीक मान, पृथ्वी के घूमने का सिद्धांत, ग्रहणों की वो वैज्ञानिक व्याख्या, ये सब उनकी असाधारण प्रतिभा और उनके साहस को दिखाते हैं। बिल्कुल, उनकी कृति आर्यभट्टीय ज्ञान का एक अनमोल खजाना है और उनकी विरासत आज भी हमारे गणित में, त्रिकोणमिति में, कैलेंडर में और दुनिया भर में खगोलीय गणनाओं में जीवित है। वो सच में भारतीय बौद्धिक परंपरा के एक बहुत ही चमकते हुए सितारे हैं। यहाँ एक विचार है सोचने के लिए। आर्यभट्ट ने अपने समय की उन मान्यताओं को चुनौती दी जो बहुत गहरी जड़ें जमा चुकी थीं, चाहे वो पृथ्वी का स्थिर होना हो या ग्रहणों का वो पौराणिक कारण। आज हम सूचनाओं के एक महासागर में रहते हैं, जहां सही और गलत जानकारी में फर्क करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आर्यभट्ट की वो भावना, प्रमाण के आधार पर सोचना, सवाल पूछना और जो स्थापित धारणाएं हैं उन पर भी संदेह करना, क्या ये आज हमारे लिए प्रासंगिक नहीं है? हाँ, बिल्कुल प्रासंगिक है। और ये भी सोचने वाली बात है कि कैसे ज्ञान, जैसे आर्यभट्ट का ज्ञान, भौगोलिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार कर गया। उनके विचार भारत से अरब दुनिया पहुंचे, वहां से यूरोप गए और आगे की वैज्ञानिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने। ज्ञान की ये यात्रा, विचारों का ये आदान प्रदान हमें ये याद दिलाता है कि विज्ञान और खोज किसी एक देश या संस्कृति की जागीर नहीं है, बल्कि ये पूरी मानवता का एक साझा प्रयास है, एक साझा विरासत है।